आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 16 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम। जैसे कि आपको हमने पूर्व के लेक्चर में बताया हुआ था कि सीमांत उपयोगिता के दो नियम हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग थ्योरी और सम सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत, सम मीन्स समान, सीमांत मतलब जैसे आपको बताया था, सीमांत मतलब अगली अंतिम इकाई के बाद की जो इकाई होती है उसको अपन सीमांत इकाई बोलते हैं। तो समान रूप से सीमांत उपयोगिता क्या बोलते हैं अपन इसको, समान एक समान सीमांत उपयोगिता। यह नियम जो है, यह नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही निकला हुआ है। इसे गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया के एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम क्या है, H.S. गॉसेन। उन्हीं गॉसेन नाम के अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। किसी वस्तु को उसके विभिन्न उपयोगों में वितरित करते समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न उपयोगों में वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान होती है। विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता के समानीकरण से ही कुल संतुष्टि को अधिकतम बनाया जा सकता है। इसी परिभाषा को मार्शल ने अपने अनुसार इस तरह से कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह बहुत से उपयोगों में लगा सकता है, तब वह उस वस्तु को उन उपयोगों में इस ढंग से वितरित या डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि प्रत्येक उपयोग से उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर रहे। क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक उपयोग में दूसरे उपयोग की अपेक्षा अधिक होती है, तब इसको दूसरे उपयोग से निकालकर पहले उपयोग में लाने से उसे लाभ होगा। इस प्रकार किसी वस्तु को उसके विभिन्न उपयोगों में वितरित करते समय उपभोक्ता संतुष्टि को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह विभिन्न उपयोग में वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक समान होती है। सम सीमांत उपयोगिता की कुछ मान्यताएं असम्पशंस होती हैं, जिससे पूर्व में भी हमने आपको नियमों के अंतर्गत बताया था कि जब कोई नियम फॉलो किया जाता है तो उसमें कुछ असम्पशंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर उस टाइम में फॉलो की जाती हैं कि वो चीज़ें उस पर्टिकुलर टाइम में कांस्टेंट या स्थिर बनी रहें। जैसे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम में भी कुछ असम्पशंस हैं। उपभोक्ता का विवेकशील होना। अब यहाँ रेशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम। रेशनल कंज्यूमर किसे कहते हैं? ऐसा उपभोक्ता, ऐसा कंज्यूमर जो विवेकपूर्ण होकर के अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करे। किस तरह से करे कि जिस तरह से उसकी आय है तो आय का डिस्ट्रीब्यूशन अपने विवेकशील होकर के करे, तो उसके कभी उसको लॉस नहीं होगा। सेकेंड अपना उपभोक्ता की रुचि फैशन में परिवर्तन न होना, नो चेंज इन फैशन टेस्ट। यदि उपभोक्ता की रुचि फैशन या टेस्ट, इसका जो डिज़ायर है उसमें परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर भी वह फिर सीमांत उपयोगिता नियम फॉलो नहीं किया जा सकता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का कांस्टेंट रहना या स्थिर रहना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मतलब जो मनी है उसकी जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको भी कांस्टेंट यहाँ मान लिया गया है। उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अपन कहते हैं यहाँ पर कि उपयोगिता है कि अर्थशास्त्र में जब किसी वस्तु की उपयोगिता का जो मेजरमेंट होता है वो किससे किया जाता है? मनी से या मुद्रा से। तो इसमें भी ये माना गया है कि उपयोगिता को, यूटिलिटी को मुद्रा मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट से उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, व्याख्या क्या है। जैसे कि नीचे तालिका दी हुई है, नीचे दी गई टेबल में या तालिका में सम सीमांत उपयोगिता नियम को की व्याख्या जो की गई है एक मेजरमेंट काल्पनिक में उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक उपभोक्ता है, उसके पास कितने 10 रुपये हैं और इस समय उसे दो वस्तुओं की आवश्यकता है। ये दो वस्तुएं कौन सी हैं? गेहूं और चावल। यहाँ पर यह भी मान लिया गया है कि गेहूं तथा चावल का जो मूल्य है वो प्रति किलो कितना है? 1 रुपीज़, मान लीजिए 1 रुपीज़ है। इस प्रकार उपभोक्ता अपने 10 रुपये में से गेहूं चावल की 10 इकाइयों क्रय कर पाएगा। जब 1 रुपीज़ पर केजी वस्तु है तो 10 केजी ही वस्तु को अपने आप में
खरीद पाएगा। अतः गेहूं तथा चावल के उपयोग करने से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उससे इस टेबल के द्वारा स्पष्ट किया गया है। टेबल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। व्यय की गई मुद्रा की इकाई, सेकंड पार्ट गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता, और लास्ट पॉइंट क्या है, चावल से मिलने वाली उपयोगिता। गेहूँ व्यय की गई मुद्रा की इकाई कौन कितनी है अपने पास, 10 रुपये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अपने 10 रुपये अपनी मुद्रा की इकाई को सूचित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में जब 1 रुपीज़ हम व्यय कर रहे हैं तो गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता हमारी कितनी है, 60 यूनिट के बराबर है, और चावल से मिलने वाली कितनी है, 50 है। तो गेहूं चावल की अपेक्षा गेहूं की यूटिलाइजेशन हमारे लिए ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, 1 रुपीज़ कहाँ पर एक्सपेंडिचर करेगा, गेहूं पर करेगा। सेकंड में हम देखें जब 2 रुपीज़ वो खर्च करना चाहता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गेहूं की उपयोगिता यूटिलिटी कितनी है, उसकी 55 के बराबर है, और चावल कितनी है, वही 50 के बराबर है। तो गेहूं चावल की अपेक्षा गेहूं की यूटिलाइजेशन उसको ज़्यादा है, इसलिए वह 2 रुपीज़ भी किस पर खर्च करेगा, गेहूं पर खर्च करेगा। 3 रुपीज़ हम देख रहे हैं, 3 पर उसकी गेहूं की उपयोगिता कितनी है, 45 के बराबर है, और चावल कितनी है, वही 50 है। तो अब 3 रुपीज़ वो कहाँ करेगा, चावल पर खर्च करेगा। चावल की उपयोगिता उसके लिए 50 है और गेहूं की कितनी हो गई, रहेगी 45 रह गई। तो 3 रुपीज़ कहाँ करेगा, वह चावल पर खर्च करेगा। इसी तरह से अपन देख रहे हैं जिस तरह से उपयोगिता गेहूं की उपयोगिता का आकलन है और चावल की उपयोगिता की जो संख्या दी गई है उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी वो उसको तब उस वस्तु को देगा जिसकी प्रायोरिटी उसके लिए मैक्सिमम है। इस तरह से हम देख रहे हैं 10 रुपीज़ में से वह 6 रुपीज़ गेहूं पर खर्च करता है और 4 रुपीज़ के बाद चावल पर खर्च करता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति तब होती है जब वह 6 रुपीज़ गेहूँ पर एक्सपेंडिचर करता है और 4 रुपीज़ किस पर करता है, चावल पर करता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से अपन कहेंगे दोनों वस्तुओं को वो परचेस भी कर लेता है, वो कंजम्पशन भी कर लेता है और फुल सेटिस्फेक्शन गेन भी करता है। अब हम बात करेंगे इसी टेबल को डायग्राम के द्वारा अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं OX अक्ष पर अपन ने द्रव्य की इकाइयों को लिया, मुद्रा की इकाइयों को लिया है, और OY अक्ष पर अपन के लिए सीमांत उपयोगिता को लिया गया है। Q1 क्या है अपने, ये इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। जो अपने R और M, W और R जो रेखाएं हैं वो क्या बता रही हैं अपन को, चावल और गेहूं की उपयोगिता को प्रदर्शित कर रही हैं। अब देख रहे हैं कि जो हमने देखा था पूर्व के टेबल में कि जब उपभोक्ता 4 रुपये गेहूं पर खर्च करता है और 6 रुपये गेहूं पर खर्च करता है और 4 रुपये चावल पर खर्च करता है तो उसको एक समान उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं जब उपभोक्ता 4 रुपये गेहूं पर खर्च कर रहा है और 6 रुपये गेहूं पर खर्च कर रहा है और 4 रुपये चावल पर खर्च कर रहा है, तो उसका जो बार डायग्राम है, बार है वह क्या है, बिल्कुल इक्वल, एक समान है। तो हम यहाँ कहेंगे उपयोगिता यहाँ पर कुल उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है उपभोक्ता को वह एक समान की प्राप्ति हो रही है। सपोज करें यदि उपभोक्ता अपने गेहूं पर जहाँ पर 4 रुपये खर्च कर रहा है, चावल पर जहाँ 4 रुपये खर्च कर रहा था वहाँ चावल पर 4 रुपये खर्च ना करके 3 रुपये खर्च करता है, और गेहूं पर जहाँ 6 रुपये खर्च कर रहा था 6 रुपये खर्च ना करके 7 रुपये खर्च करता है, तो उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है कि ABCD जो बार क्षेत्र है अपना, जो शैडल वाला क्षेत्र है, और जो EFGH वाला है, वो दोनों में क्या है, अंतर है। ABCD वाला बड़ा है किसके, EFGH के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता को कुल उपयोगिता की प्राप्ति तभी होगी जब वह 4 रुपये चावल पर खर्च करता है और 6 रुपये गेहूं पर खर्च करता है। अतः तालिका डायग्राम से स्पष्ट है कि ABCD चावल से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जो बार डायग्राम है वो EFGH गेहूं से प्राप्त वाली उपयोगिता दंड की अपेक्षा बड़ा है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता यदि 7 रुपये गेहूं पर और 3 रुपये चावल पर खर्च करता है तो उसकी कुल उपयोगिता में कमी आ जाती है। इसलिए उसका आदर्श खर्च, आइडियल जो एक्सपेंडिचर होगा वह तभी होगा जब मुद्रा की 4 इकाइयाँ चावल पर खर्च करता है और 6 इकाइयाँ गेहूं पर खर्च करता है। इस तरह से यहाँ समसीमांत उपयोगिता यूटिलिटी की जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ फिनिश होता है। यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कि समसीमांत उपयोगिता नियम की इम्पोर्टेंसी अर्थशास्त्र में कहाँ पर है। तो हम बात करेंगे कि ये इक्विमोडुलर यूटिलिटी है। अर्थशास्त्र की जो 5 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, उपभोग,
उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग मीन्स कंजम्पशन, उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, विनिमय एक्सचेंज, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्व रिवेन्यू। इन 5 क्षेत्र जो अर्थशास्त्र के हैं, इन पांचों ही क्षेत्रों में सम सीमांत उपयोगिता नियम की इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने इसकी जो मान्यताएं हैं, असम्पशंस को लेकर आलोचनाएं की हैं कि इसे अपन कहते हैं मुद्रा की इकाई एक समान होना चाहिए, तो उन्होंने उस पर अब अपना मत दिया है कि ये जो असम्पशंस हैं पर्टिकुलर इस टाइम पर्टिकुलर में आज के समय में उसकी आलोचनाएं उन्होंने दी हैं। फिर भी हम कहेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से यहाँ पर आपका उपयोगिता वाला जो टॉपिक है, यूटिलिटी वाला, यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। जय हिंद, जय भारत।